तो दिव्या जी, कल हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा सरावली जी। में यूनिट 10 अरिष्टाध्याय का इंट्रोडक्शन लिया था। आज उसको डिटेल में करते हैं। और ये पार्ट 1 है, काफी बड़ा चैप्टर है, तो 2 पार्ट में हो पाएगा। जी। तो अरिष्ट विचार की आवश्यकता हमने यहाँ पे बताया था, क्योंकि जब कुंडली आप बनाते हैं तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि आयु कितनी है। अगर आयु का ही विचार नहीं किया तो कुंडली बनाने का फायदा क्या। तो अरिष्ट विचार की आवश्यकता, फलित में आयु का विचार सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि आयु के बिना सब निष्फल है। आयु विचार की दिशा में भी सर्वप्रथम अरिष्ट योगों का विचार करना आवश्यक होता है, जो कि बालावस्था में कष्ट या मृत्युदायक जो विचार होते हैं। पुरुष स्त्री ग्रहों का बल शुक्ल पक्ष में या विषम राशियों में पुरुष ग्रह हो तो ये अरिष्ट को भंग करते हैं, तथा कृष्ण पक्ष और सम राशियों में स्त्री ग्रह हो तो ये भी अरिष्ट भंग करते हैं। कुल मिला के विषम में पुरुष और सम में स्त्री ग्रह हो तो अरिष्ट भंग हो जाता है। अरिष्टों के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रकारों ने। नियत अर्थात टाइम्ड, उसका टाइम होता है कि इतने माह या इतना वर्ष में। अनियत अनटाइम्ड, वो श्योर नहीं होता, मतलब ये योग बन रहा है कब होगा इसका श्योरिटी नहीं होती है। और योगज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स और हाउसेस के कारण जो अरिष्ट योग बनता है उसे हम योगज में रखते हैं। तो ये 3 प्रकार के अरिष्ट कहे गए। अरिष्ट में निर्धारण कैसे करते हैं कि बालक की आयु, भाई अगर हम डिसाइड कर रहे हैं 6 8 12 से, तो 6 8 12 में कौन से वाले ग्रह, तो उसके लिए बालक की आयु निर्धारण करने वाले जो तत्व होते हैं, सबसे पहले लग्नेश, वो खुद इंसान है, वो बालक है जिसका कुंडली हम पढ़ रहे हैं। तो लग्नेश का मतलब हुआ लग्न में जो राशि लगी है उसका लॉर्ड, वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है, वो जातक होता है जिसका हम योग देखने जा रहे हैं। राशि भी उसी का होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो भी उसी जातक की होती है। तो लग्नेश की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वो शरीर या देह का निर्माण करता है, वो व्यक्ति का देह है, उसकी शुरुआत है, प्रारंभ। राशि क्या है, उस जातक का मन है, मानसिक स्तर। वो भी क्योंकि जातक का ही है तो वो भी खतरा हो सकता है उस पर। फिर नवांशेष, नवांशेष स्पाउस कुंडली के लिए होता है। तो नवांशेष में हम 3 डिग्री 20 मिनट का सूक्ष्म कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक्चुअली में लग्न कुंडली में 30 डिग्री का एक राशि हम बनाते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। तो उसमें भी लग्नेश होगा और उसमें भी राशिस होगा, तो उसी को हम नमाशीस कहते हैं, उनकी स्थिति भी हम देखते हैं। चलिए, ये तो वो तत्व हुए मेन, लग्नेश राशिस नवाशीस, जो कि जातक के होते हैं। अब वो जातक किन जगहों पे जाके फंस जाता है या उसका अरिष्ट योग बनता है, वो भाव होते हैं 6 8 12। ये आयु निर्धारण करते हैं, आयु, व्यय, रोग। और 2 और भाव ऐसे होते हैं, दूसरे और 7वें, जहां के लॉर्ड उसके लिए मार्केस बन जाते हैं। जो सेकंड हाउस है और 7th हाउस है, वहां पे जो राशियां लगी हैं वो राशियां मार्केस राशियां हैं और उनके लॉर्ड मार्केस बन गए। तो इन तत्वों से हम निर्धारण करते हैं कि वो किस स्थिति में है, उन पे कितने क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। और इस तरह से बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे तत्व देख लिया तो आपने, 3 ये हैं, 3 भाव हैं, 2 मार्केस है, 3 3 6 2 8, 8 तो तत्व हो गए। अब उन पे कितने ग्रहों की मतलब दृष्टियां पड़ेंगी, इन सब से बहुत सारे अरिष्ट योग बनते हैं। तो इसमें से जो यहाँ पे हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं योगज अरिष्ट योग। इसमें योग से हम डिसाइड करते हैं कि अरिष्ट ये बन रहा है और ये कितना घातक हो। तो इसमें पहला है योगज में, यदि बृहस्पति अष्टम भाव में 1 8 मंगल की राशि, जिसे हम कहते हैं मंगल की राशि में हो, तथा सूर्य चंद्रमा, अब यहाँ पे चंद्रमा पापी है, चंद्रमा पापी, सूर्य तो है ही है क्रूर ग्रह, चंद्रमा पापी, और पापी ये कब होता है, शुक्ल पक्ष में 1 से लेकर षष्ठी तक, 1 से लेकर 6वीं तिथि तक। और सर, ये कल कृष्ण, आपने पढ़ाया था ना? ये सब चीजें हमने, हाँ ये अभी तो रिवीजन चल रहा।
अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें जो है जो चंद्रमा है पापी होता है कृष्ण पक्ष में सप्तमी से लेके अमावस तक वीक होने लगता है फिर। तो यदि बृहस्पति अष्टम भाव में 1-8 राशि में हो, मतलब क्रूर ग्रह की राशि में है, तथा सूर्य चंद्रमा मंगल शनि की उस पर दृष्टि हो तो 3 वर्षों में अरिष्ट योग बनाता है। यदि उक्त योग में शुक्र की दृष्टि हो तो 3 वर्षों के बाद अरिष्ट योग बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं 8 या 1 राशि में गुरु जब 8वीं और 1वीं एक लगेगी तो सर्टेनली यहाँ पे मेष या कन्या हो। तो लग्न जब मेष कन्या हो और गुरु अष्टम में बैठ जाएं और उन पर कम से कम 3 क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो ये अरिष्ट बनाता है। दूसरा, वक्री शनि यदि मंगल की राशियों में हो, वक्री शनि मंगल की राशि में हो और चंद्रमा 6-8 या केंद्र में हो, शनि पर बलवान मंगल की दृष्टि हो, तो बालक 2 वर्ष के भीतर अरिष्ट को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए शनि वक्री है और मंगल की राशि में है, मंगल सप्तम में उच्च होके बैठे हैं और चंद्रमा 8वें अष्टम में पहुंच गए हैं। तो और ये लग्नेश भी चंद्रमा ही है, तो ये जो लग्नेश चंद्रमा है और शनि यहाँ पहुंच गए हैं तो उस हिसाब से इनका ये अरिष्ट बनता है। तीसरा कंडीशन है सूर्य व चंद्र से युक्त शनि हो तो 9 वर्ष के भीतर मरणप्रद होता है। सूर्य चंद्र शनि की युति, अब ये युति कहीं पे भी बन सकती है, 12 भाव में कहीं पे भी। सबसे ज्यादा इफेक्टिव 8वें में होगी। अगर शनि सूर्य चंद्र तीनों एक साथ हैं और उस पे भी चंद्र अगर पापी हो गया हो तो ये 100% हो जाता है अष्टम भाव में। चौथा, मंगल सूर्य व शनि 3 क्रूर यदि 2-7 अर्थात मार्केस राशियों में अष्टम भाव में हो तो ये सबसे खतरनाक अरिष्ट योग बनता है। मंगल सूर्य शनि 3 ग्रह तीनों क्रूर हैं और तीनों अष्टम में पहुंच गए हैं और अष्टम में जो राशि लगी है, मतलब 2-7 राशि, 2-7 हाउस में जो राशि लगी है उसका लॉर्ड भी इन्हीं 3 में से कोई एक है, तो ये एक भयानक अरिष्ट योग बनता है। अब हम लोग देखेंगे 5वीं कंडीशन है, अष्टम स्थान में 2-7 राशियों में एक भी पाप ग्रह हो तथा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बालक को संकट प्राप्त होता है। तो अगर 2-7 राशि बोला है, भाव तो बोला नहीं है, तो दूसरी 7वीं राशि वृष तुला अगर यहाँ पे है तो सर्टेनली लग्न में या तो तुला होगी या मीन होगी। तुला होने पे दूसरी राशि लगेगी और मीन होने पे 7वीं राशि लगेगी। तुला होने पे अरिष्ट योग कम होगा क्योंकि वहीं पे मतलब उन दोनों का लॉर्ड एक ही है, तो अष्टम दोष से मुक्त होता है। लेकिन ये मुक्ति इन कंडीशन पे डिपेंड करती है कि और कोई अरिष्ट योग ना बन रहा हो। यहाँ पे एक अरिष्ट योग और बन रहा है 3 क्रूर ग्रह का जो कि बैठे हुए हैं अष्टम में। इस कारण से अष्टम दोष न लगने के बावजूद भी अरिष्ट योग है। छठवां, चौथी पांचवी अर्थात चंद्र सूर्य की राशि में शुक्र 6-8-12 भावों में हो तथा सभी शुभ ग्रह उसे देखते हो तब भी ये काफी स्ट्रॉन्ग अरिष्ट योग होता है क्योंकि शुक्र लॉर्ड होता है दूसरे और 7वें का, नेचुरल लॉर्ड होता है। वहां राशियां कोई भी लगी हो दूसरे और 7वें भाव का, क्योंकि ये माना जाता है कि दूसरे अगर एक मेष नंबर राशि लगी है लग्न में तो 2-7 अपने आप दूसरे और 7वें भाव में आ जाती है, तो उसका स्वामी शुक्र होता है और वो मार्केश भाव होते हैं, इसलिए शुक्र को मार्केश नेचुरली माना जाता है। अब अगर वो चंद्र सूर्य की राशि में है, चौथी 5वीं राशि में, कर्क सिंह में, तो एक्चुअली में शत्रु राशि में है तो पीड़ित है मार्केश। साथ में वो 6-8-12 जैसे भावों में बैठ गया है जो कि रोग आयु और व्यय को डिफाइन करते हैं तथा सभी शुभ ग्रह उसे देखते हो तब भी ये 6 वर्षों के भीतर मृत्युप्रद होता है। तो ये एक काफी खतरनाक अरिष्ट योग बनाता है क्योंकि नेचुरल जो मार्केस है वो 6-8-12 भाव में आ रहा। 7वीं कंडीशन, लग्न से 6-8 भावों में कर्क राशि में बुध हो तथा उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो 4 वर्षों के भीतर प्रबल अरिष्ट होता है। तो इस बार क्या है कि यहाँ पे 6-8 भाव जो हैं उसमें बुध हैं, लेकिन बुध हैं कर्क की राशि में
और कर्क उसके लिए शत्रु राशि है। और दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा की। चंद्रमा, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए ये दृष्टि इसके लिए हानिकारक है। और भाव आयु का है और रोग का है, तो वो रोगग्रस्त या आयु उसकी कम हो जाएगी और ये अरिष्ट को प्रदान होगा। आठवां, जिस नक्षत्र में धूमकेतु का उदय हो, उसी नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हो, तो 2 मासों में अरिष्ट होता है। तो ये लग्न है। लग्न डिफाइन करता है कि बर्थ इस राशि में हो रही है। अब जिस राशि में जन्म हो रहा है, उसी राशि के उस नक्षत्र में अगर धूमकेतु है, आकाश में किसी ना किसी राशि में तो होगा ही, और उसी राशि में बच्चे का जन्म हो जाए, तो कोई ग्रह तो वहां पे नहीं नजर आएगा, लेकिन धूमकेतु आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम में धूमकेतु को एक ग्रह मान लिया जाएगा, क्योंकि वो वहां पे चमक रहा है। तो लग्न में है, क्योंकि जिस राशि में वो धूमकेतु है वही उसी राशि में जन्म हो गया, तो जैसे ही वो राशि हम लग्न में लगाएंगे, वो धूमकेतु भी वहीं पे आ जाएगा। तो ये स्टार्टिंग, मतलब ये जन्म जन्म के बाद शुरुआत है उस बालक की, और वहीं पे धूमकेतु ये अरिष्ट का कारण होता है, और 2 मास में ही ये अरिष्ट हो जाता है। नवी कंडीशन है 1, 8, 10, 11, 2 राशि मंगल की और 2 शनि की। इन राशियों का सूर्य, मतलब सूर्य इन राशियों का हो, 10वें स्थान में हो तथा बलवान पापी ग्रह उसे देखते हो, तो निसंदेह तुरंत अरिष्ट प्राप्त करता है। तो देख लीजिए, सूर्य दोपहर में है 1, 8, 10, 12, क्रूर ग्रहों मंगल और शनि की राशियों में सूर्य है, दोपहर का समय है। तो एक्चुअली में ये 3 ग्रहों का काम करेगा यहाँ पे, मंगल, शनि और सूर्य। सूर्य दोपहर में सबसे ज्यादा क्रूर होता है, तो ये तीनों मिलके उस बालक के जन्म के समय अरिष्ट करा सकते हैं। केंद्रगत राहु को कई पापी ग्रह देखते हो, तो 10 या 16 वर्ष में। तो राहु यहाँ केंद्रगत है, इसी चार्ट में हम समझा दे रहे हैं। राहु ये है 7वें भाव में, इसको हम नेचुरल मार्केस कहते हैं। अब राहु पे दृष्टि शनि केतु की पड़ रही है, क्योंकि प्रथम भाव में शनि केतु है। केतु वैसे भी प्रथम भाव में है, तो वो उस व्यक्ति की, उस जातक के शुरुआत में ही उसको खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि केतु का काम क्या है, वो उसी भाव में बैठता है हमेशा जिस भाव में पिछले जन्म में आपने उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है, तो उन चीजों को इस भाव में वो खत्म कर देगा, मोक्ष को प्राप्त कराएगा। और क्योंकि प्रथम भाव लग्न होती है, बालक की शुरुआत होती है, देह होता है, शरीर होता है, तो उन सबसे मोक्ष देने का मतलब है मृत्यु कारक हो जाता है। उस पर शनि का योग, तो शनि केतु और राहु पे दृष्टि पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी घातक होता है। तो केंद्रगत राहु को कई पापी ग्रह देख रहे हो, तो 10 या 16 वर्ष के बीच में अरिष्ट हो जाता है। 11वीं कंडीशन, सभी पाप ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो और 6, 8, 12 में शुभ ग्रह हो तथा सूर्योदय के समय जन्म हो, अर्थात लग्न में सूर्य हो, तो तुरंत ही प्राण संकट पड़ते हैं। केंद्र में सभी पाप ग्रह, 6, 8, 12 जो डेथ कारक हाउसेस हैं, उसमें सारे शुभ ग्रह आ गए, तो उन शुभ ग्रहों का वर्चस्व, उनकी दृष्टियां वीक हो गई। ऊपर से केंद्र में पाप ग्रह है, और जन्म के वक्त सूर्य है वहां पे, मतलब एकदम प्रातः 6 बजे 5 बजे, मतलब 5 से 7 के बीच का जन्म है, तो सूर्य का मतलब क्रूर ग्रह के होते हुए जन्म हो रहा है। इस कारण से ये प्रबल अरिष्ट बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों हाउस में क्रूर ग्रह हैं, और जन्म पे सूर्य के एकदम सानिध्य या पास में होने के कारण ये प्रबल अरिष्ट बन रहा है। और इस पे दृष्टियां भी अगर शुभ शुभ ग्रहों की पड़ रही हैं, तो भी वो कारगर नहीं है, क्योंकि वो खुद 6, 8, 12 में, तो तुरंत प्राण संकट इसमें पड़ता है जन्म होते ही। 12वीं कंडीशन, नवासीस, लग्नेश व राशिस, ये तीनों ही अस्त हों, तो कुछ ही वर्षों में बिना कारण ही मृत्यु हो जाती है। अभी हमने बताया कि ये मेन तत्व है किसी इंसान की जिंदगी के। लग्न, वो इंसान स्वयं है, उसका शरीर। राशिस, उसका मन, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में लगी है, उसका लॉर्ड उसका राशिस है। और इसी तरह से नवांशीस, नवांश कुंडली में जो लग्नेश और राशिस हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। वो अगर ये तीनों ही अस्त हो जाएं,
मतलब अपनी अपनी कुंडलियों में सूर्य के साथ बैठे हैं, तो बिना कारण ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जातक पावरलेस है, अस्त हो गया। उसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसी कुंडली में कि अस्त का मतलब है कि लग्न कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ है, तभी तो राशि भी अस्त होगा। अब लग्नेश राशि एक हो गया, सूर्य चंद्र एक साथ है, लग्नेश राशि एक हो गया, और चंद्रमा इतना ज्यादा पास है। वैसे तो माना नहीं जाता है सूर्य और चंद्र कभी अस्त होते नहीं, क्योंकि चंद्रमा अस्त नहीं होता है, बल्कि कृष्ण पक्ष में धीमे धीमे मध्यम होता जाता है, सिर्फ अमावस को नजर नहीं आता। तो ये दो ग्रह का अस्त हम मानते नहीं, लेकिन फिर भी अगर सूर्य के पास है तो उसके कारण ये ऐसा योग बनेगा कि लग्नवांशीस, लग्नेश व राशि तीनों ही अस्त हो सकते हैं, तो बिना कारण ही मृत्यु हो जाती है। चंद्रमा से अरिष्ट। लग्न में क्षीण चंद्रमा पाप दृष्ट हो। लग्न में क्षीण चंद्रमा बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए। क्षीण हमने करने के लिए आठवीं राशि लगा दी। चंद्रमा आठवीं राशि में सबसे वीक हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पे अगर हम अमावस लिख देते या प्रतिपदा शुक्ल पक्ष लिख देते तो भी ये क्षीण ही माना जाता। तो लग्न में क्षीण चंद्रमा और ऊपर से पाप दृष्ट है केतु सामने। शनि 11वें हाउस में है तो तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। मंगल छठवें में है तो उनकी भी आठवीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इस तरह से लग्न में क्षीण चंद्रमा पे पाप दृष्टियां तीन ग्रहों की हैं, तथा दो चार उच्च स्व, ये नहीं होना चाहिए। चंद्रमा अगर दूसरे में उच्च होके बैठा है या अपनी ही राशि में बैठा है तो ये अरिष्ट योग नहीं बनता है। ये सिर्फ तभी बनता है जब चंद्रमा कमजोर हो, या तो आठवीं राशि में कमजोर होता है, या वो ध्यान दीजिए एक से षष्ठी शुक्ल पक्ष और सप्तमी से अमावस कृष्ण पक्ष में कमजोर। तो क्षीण चंद्रमा लग्न में होते हुए उस पर पाप दृष्टियां हो कम से कम तीन, तो अरिष्ट योग बनता है। दूसरी कंडीशन में 6-8 भावों या राशियों में स्थित चंद्रमा पर पाप दृष्टि हो तो 1 वर्ष, और शुभ दृष्टि हो तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा और 8 वर्ष में अरिष्ट होता है। तो आप 6-8 में बैठा सकते हैं इसको, चंद्रमा यहाँ पे 6-8 में, और इसको कमजोर किया है आठवीं राशि में डाल के, और दृष्टि मंगल राहु की पड़ रही यहाँ पे और यहाँ पे शनि की पड़ रही है। इस तरह से 6-8 भावों में स्थित चंद्रमा पर अगर पाप दृष्टि पड़ रही है और वो चंद्रमा कमजोर भी है तो अरिष्ट बनता है। थर्ड कंडीशन में 6-8 भावगत चंद्रमा यदि शुभाशुभ मिश्रित ग्रहों से दृष्ट हो तो 4 वर्षों में, या फिर आप संख्या का अनुपात निकालने की कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है और कितने पाप ग्रहों की। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि ज्यादा है तो जल्दी ही अरिष्ट को प्राप्त होगा। तो ये चंद्रमा से अरिष्ट थे। तीन इसमें हमने कारण बताए हैं। चंद्रमा 6-8 भावों में यदि हो पाप दृष्ट तो, या चंद्रमा लग्न में हो तो भी पाप दृष्ट हो, और दोनों ही कंडीशन में एक चीज कॉमन है, वो है चंद्रमा का कमजोर होना। और कमजोर होने के तीन कारण होते हैं। चंद्रमा या तो आठवीं राशि में हो, शत्रु राशि में हो, मतलब राशियों से कमजोर हो गया। दूसरा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जब वो कमजोर होता है, जब उसका श्रृंग सबसे छोटा हो। और तीसरा कारण होता है चंद्रमा कमजोर होने का, राहु ग्रसित हो, मतलब चंद्र ग्रहण लग गया। वक्री ग्रह से अरिष्ट। शुभ ग्रह 6-8 भावों में वक्री पापी ग्रहों से दृष्ट हो तथा शुभ दृष्टि ना हो तो 1 मास में मरणप्रद होते हैं। तो शुभ ग्रह अगर चले जाते हैं 6-8 भाव में और उन पे दृष्टियां हैं पाप ग्रहों की, और अगर पाप ग्रह वक्री हैं तो ये अरिष्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी कंडीशन में लग्न से 2-12-6-8 में पापी ग्रह दोनों ओर हो तथा शुभ ग्रहों से कोई योग या दृष्टि का संबंध ना हो तो 6 या 8 मास में बालक की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऐसा बैलेंस्ड चार्ट नजर आ रहा है। लग्न ये है,
लग्न के दोनों तरफ, मतलब दूसरे 12वें, द्वितीय, द्वादश में पाप ग्रह। इसी तरह से सप्तम हाउस, सप्तम हाउस का एक नाम होता है अस्त। अस्त में मतलब अस्तमय, यहाँ पे सूर्य अस्त हो जाता है इसलिए अस्त नाम है। तो लग्न की जैसे ही इसकी इंपॉर्टेंस है। और उसके भी अगल बगल में छठे आठवें में केतु और शनि है। तो ये एक प्रबल मार्केस बना रहा है। पहली बात तो ये उस लग्न को, मतलब जो लग्नेश है, जो बालक है, उसके दोनों तरफ ये ग्रह, जो क्रूर ग्रह हैं, वो जन्म के समय ही ऐसा योग बना देंगे कि जन्म होते ही अरिष्ट हो जाए। और अगर कुछ महीने चल गया तो ये केतु शनि जो छठे आठवें बैठे हैं उसको अस्त करा देंगे। ये इसलिए ये कंडीशन 2, 12, 6, 8 और इन चारों जगह पे पाप ग्रह हो तो 6 से 8 महीने के बीच में अरिष्ट हो जाता है। तीसरा कंडीशन है जन्म लग्नेश व जन्म राशि। अर्थात मान लीजिए लग्न दूसरी राशि है और चंद्रमा पांचवी राशि में है, तो शुक्र और सूर्य ये क्या बन गए, लग्नेश और राशिस बन गए। तो जन्म लग्नेश व जन्म राशिस दोनों ही अस्त होकर 6, 8, 12 में कहीं हो, तो जिस राशि में बैठे हो उतनी ही संख्या वर्ष में मृत्यु देते हैं। तो एक कंडीशन हम बनाते हैं, लग्नेश मान लीजिए 2 नंबर है, शुक्र हो गया, और चंद्रमा किस राशि में बैठा है, छठी राशि में, पांचवें भाव में। तो छठी राशि यहाँ पे राशि हो गई। तो लग्नेश शुक्र और राशिस बुध हो गए, और बुध शुक्र बैठ गए कहाँ पे, अष्टम भाव में। और किस तरह से, अस्त होके। इसके मतलब सूर्य के साथ बैठे हैं, तभी तो अस्त होंगे। जब सूर्य के अति निकट होंगे तो अस्त होने का चांस बनेगा। तो इस कंडीशन में ये एक प्रबल मार्केश बनाता है। अब यहाँ पे देखना होगा कि राशि कौन सी लगी है, जो कि बृहस्पति की राशि लगी है। इसलिए उतने ही वर्षों में, 9 वर्ष में ये अरिष्ट को प्राप्त हो। चौथी कंडीशन, लग्नेश सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह से पराजित हो। लग्नेश जैसे 2 है, ये लग्नेश हो गया, शुक्र सप्तम में बैठे हो और पाप ग्रह से पराजित हो, और पराजय तभी शुक्र की होगी जब पाप ग्रह खुद की राशि में या उच्च होकर बैठा हो। मान लो यहाँ पे मंगल की राशि लग रही है, क्योंकि 2 है तो यहाँ 8वीं राशि, और मंगल बैठ गए अपनी राशि में, और वो पाप ग्रह भी है, क्रूर ग्रह है, तो सर्टेनली शुक्र पराजित हो जाएगा। तो लग्नेश सप्तम में बैठे क्रूर ग्रह के साथ, और क्रूर ग्रह स्ट्रांग है तो पराजित हो गए। या चंद्रमा, ये जन्म राशि, अब यही कंडीशन चंद्रमा के केस में बन सकता है कि ये चंद्र राशि कौन सी है, छठी, बुध हुए, बुध बैठ गए सप्तम में और क्रूर ग्रह से पराजित हो गए मंगल से, और कोई भी शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, ना ही शुक्र पे ना ही बुध पे, तो 1 मास में मृत्युप्रद होते हैं। पांचवी कंडीशन, चंद्रमा के साथ सूर्य व मंगल 2, 5, अर्थात 2 मार्केश है, 5 शिशु जन्म स्थान है। तो चंद्रमा के साथ सूर्य व मंगल 2, 5 स्थानों में हों और शुभ दृष्ट न हो, तो 90 वर्ष में शिशु को मृत्यु होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे चंद्रमा दूसरा स्थान क्या होता है, मार्केश कहलाता है। साथ में वहां पे 2 क्रूर ग्रह के साथ चंद्रमा है, इसलिए ये एक मार्केश योग बना, ये प्रबल अरिष्ट योग हो गया। इसी तरह से 5वां हाउस क्या होता है, बच्ची का जन्म का स्थान होता है। यहाँ पे चंद्रमा है किनके साथ, सूर्य मंगल के साथ, क्रूर ग्रहों के साथ में, तो जन्म होते ही अरिष्ट बन रहा है। तो ये कंडीशन है, चंद्रमा के साथ सूर्य मंगल दूसरे व 5वें स्थान, ये मार्केश और जन्म का स्थान होता है। और अगर शुभ दृष्टि नहीं है तो शिशु मृत्यु को प्राप्त होता है। छठवीं कंडीशन है, लग्नेश अष्टम में हो और उसे कई सारे पाप ग्रह बलवान होकर देख रहे हो, तो मृत्यु चौथे मास में माना गया है। लग्न यहाँ पे जो भी है, मान लीजिए दूसरी राशि है तो शुक्र लग्नेश बन गए और वो अष्टम भाव में है और उस पर कई सारे पापी ग्रह देख रहे हैं, तो ये मृत्यु कारक होता है। सातवीं कंडीशन में चंद्रमा सिंह में और जन्म राशि सूर्य
शनि के साथ अष्टम स्थान में हो, चंद्रमा सिंह में हो, जन्म राशि भी सूर्य है। मतलब यहां देख लें, चंद्रमा किसमें बैठा है? सिंह राशि में। तो राशि सूर्य हो गया, और सूर्य किसके साथ? शनि में अष्टम के साथ बैठ गया, शनि के साथ अष्टम में बैठ गया, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र नेचुरल क्या है? मार्केस। तो ये एक अरिष्ट बनता है। यहाँ पे जो अरिष्ट बन रहा है, तो अरिष्ट तत्वों में जो हमने बताया था, राशि, चंद्र राशि का जो लॉर्ड होता है उसे हम राशिस कहते हैं। जब वो अष्टम में बैठ जाए और उस पर दृष्टि हो क्रूर ग्रहों की, और उस साथ में क्रूर ग्रह भी हो, तो अरिष्ट कारक होता है। आठवीं कंडीशन, 1, 6, 8, 12 में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, साथ ही केंद्र में शुभ ग्रह ना हो, तो शिशु की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक प्रबल अरिष्ट है। 1, 6, 8, 12, 6, 8, 12 तो वैसे भी पता है, फिर एक को क्यों ले लिया गया? क्योंकि ये जन्म का समय होता है। पाप ग्रहों से युक्त हो, जन्म के समय चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ में है। तो जैसे ये यहाँ पे जन्म हो रहा है चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ में, तो जन्म के समय ही अरिष्ट हो सकता है। छठे में चंद्रमा चला गया, पाप ग्रहों के साथ है, तो जन्म के समय नहीं होगा, अब किसी रोग के कारण होगा, तो थोड़ा सा समय टल जाएगा। अष्टम में गया तो कुछ आयु प्राप्त होगी, चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ में है लेकिन आयु भाव में है। और इसी तरह से 12वां भाव व्यय होता है। व्यय किस चीज का? व्यक्तित्व का, शरीर का, उस इंसान का जिसका जन्म हुआ है। इसलिए व्यय भाव में अगर पाप ग्रह होते हैं और व्यय भाव को स्ट्रांग बना देते हैं, तो उस इंसान का व्यय हो जाता है। तो उसी योग के यहाँ बताया गया है चंद्रमा के जरिए कि 1, 6, 8, 12 में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये एक प्रबल अरिष्ट बनाता है। वज्र मुष्टि योग, तो वज्र मुष्टि योग में कुंडली को दो भाग में बांट देते हैं। कुंडली के पूर्वार्ध, जैसे शरीर होता है, कुंडली, जब आप राशि पढ़ाया था हमने आपको, तो राशियों में बताया था कि अगर सिंह राशि की बात करें, तो सिंह का शेर का मुंह और उसका अगला पैर पूर्वार्ध हो जाता है और पिछला पोर्शन उत्तरार्ध होता है। उसी तरह से कुंडली में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता है। तो कुंडली के पूर्वार्ध में 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ध्यान से दीजिए, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, मतलब बीच से अगर एक लाइन खींच दें तो ऊपर के सारे हाउस पूर्वार्ध हो गए, तो नीचे के सारे हाउस उत्तरार्ध हो गए। ये जो चौथे 10वें आधे आधे कट गए हैं, एक्चुअली में पूर्वार्ध में ही चले गए। तो इस तरह से पूर्वार्ध में 7 और 5 हाउस आए उत्तरार्ध में। अब कंडीशन ये बन गई कि कुंडली के पूर्वार्ध भावों में सब पाप ग्रह तथा शेष भावों में सभी शुभ ग्रह हों, तथा वृश्चिक लग्न में जन्म होने पर यह वज्रमुष्टि नामक योग होता है। इस योग में प्रायः बालक आयुहीन होता है। तो कुंडली को दो बराबर भाग कर दिए, ऊपर वाले भाग में सारे पाप ग्रह। ऐसा इसलिए कहा, ये अभी एक योग ऊपर पढ़ाया था जहां लग्न के अगल बगल द्वितीय द्वादश में पाप ग्रह थे, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। द्वितीय द्वादश, फिर तृतीय और 11वां एकादश में भी पाप ग्रह है, तो वो लग्न पे जो फोर्स लग रहा है पाप ग्रहों का, वो बहुत स्ट्रांग हो गया। ऊपर से राशि कौन सी है? वृश्चिक। वृश्चिक राशि नेचुरल अष्टम हाउस की राशि होती है। अगर एक यहाँ मेष लगा तो वृश्चिक अपने आप 8वें में जाती है, इसलिए वृश्चिक को वैसे भी मृत्यु कारक माना जाता है, और इसका लॉर्ड भी मंगल है। इस कारण ये वज्रमुष्टि योग बहुत ही खतरनाक योग, सबसे अगर देखा जाए तो अरिष्ट योगों में सबसे ज्यादा खतरनाक योग ही बनता है। उत्तरार्ध में सभी शुभ ग्रह होने के बावजूद भी बचा नहीं सकते। दूसरा कंडीशन, वज्रमुष्टि योग में ही क्षीण चंद्रमा लग्न में हो, पाप ग्रह केंद्र स्थान व अष्टम में हो, तो प्राय जीवन संशय में होता है। तो लगभग लगभग वज्रमुष्टि का यह दूसरा रूप है कि क्षीण चंद्रमा कहाँ लग्न में आ गया है, और पाप ग्रह केंद्र में, जैसे इसमें थे, अभी सारे ऊपर थे पूर्वार्ध में, अभी केंद्र में आ गए हैं, तो अभी भी वो स्ट्रांग ही है। और कुछ अष्टम में चले गए, तो आयु को कम कर रहे हैं, तो जीवन संशय में होता है।
तीसरी कंडीशन, पाप ग्रह राशि के अंत में अंतिम नवांश या 30वां नवांश हो, संध्या काल में चंद्रमा की होरा में जन्म हो तथा चंद्रमा व पाप ग्रह चारों केंद्रों में हो तो मृत्यु होती। तो पाप ग्रह राशि के अंत में अंतिम नवांश या 30वां नवांश, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। चौथी राशि में कर्क राशि में मंगल है, तो मंगल नीच का हो गया है। और चौथी राशि का 28वीं डिग्री पे है, तो नीचोच्च हो गया, मतलब नीच में भी सबसे उच्च मान है इसका ये। तो एक तरह से ये कंडीशन सबसे खतरनाक मानी जाती है कि बच्चे के जन्म की जो राशि है उसके सबसे लो डिग्री पे कोई ग्रह बैठा हुआ है। कर्क राशि के 28 डिग्री पे मंगल बैठा हुआ है। तो पाप ग्रह राशि के अंत में हो, उसी को कहते हैं मतलब अंतिम नवांश, नवा नवांश यहीं पड़ेगा। नवा नवांश कब होता है? 26 डिग्री 40 मिनट के बाद शुरू हो जाता है और 30 डिग्री पे खत्म हो जाता है, तो 28 डिग्री उसी में आता है। तो पाप ग्रह राशि के अंत में हो, संध्या काल में, संध्या काल जब सूर्य अस्त हो रहा है तो सूर्य की दृष्टि सीधे पड़े, तो एक पाप ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई संध्या काल में। चंद्रमा की होरा, संध्या काल को चंद्रमा की होरा मानते हैं, होरा में जन्म हो तथा चंद्रमा व पाप ग्रह चारों केंद्रों में हो। अब चंद्रमा भी यही केंद्र में है और एक पाप ग्रह भी है, तो मृत्यु श्योर है इसमें। चौथी कंडीशन, दो पाप ग्रहों के बीच में स्थित चंद्रमा 4, 6, 7 भावों में हो, तो ये भी एक प्रबल अरिष्ट बनाता है। 4, 6, 7, 4, 6 और 7। सातवां तो वैसे भी आपको मालूम है मार्केस है। चौथा शुभ हाउस होता है, लेकिन दो पाप ग्रहों के बीच में ये पड़ रहा है, जैसे एक पाप ग्रह तीसरे में लग जाए और दूसरा 8वें में लग जाए, और इनके बीच में चंद्रमा या तो चौथे, 6वें, 7वें में हो, तो ये एक अरिष्ट बनाता है। पाप ग्रह केंद्र में चंद्रमा 1, 7, 8 भाव में तथा निर्बल शुभ ग्रह देखें तो बालक के लिए अरिष्ट है। तो पाप ग्रह केंद्र में आते ही बलवान हो गए, चंद्रमा 1, 7, 8 में है, कमजोर हो गया। ये भाव वो भाव जहां पे कि मृत्यु कारक होते हैं। और शुभ ग्रह निर्बल है, जैसे शुभ ग्रह बृहस्पति है, नीच हो गया, या शुक्र है, वो भी किसी शत्रु राशि में फंस गया, तो उनकी दृष्टियां वीक हो जाएंगी और ये अरिष्ट बनेगा। छठवीं कंडीशन, लग्न में निर्बल चंद्र व 7, 8 भाव में पाप ग्रह हो तो उन पर पाप दृष्टि हो, तो इस योग में माता के साथ बालक की मृत्यु लिखी है। तो लग्न में निर्बल चंद्र है और 7, 8 भाव में पाप ग्रह है और उन पर पाप दृष्टि। इसमें माता के साथ मृत्यु इसलिए लिखा है क्योंकि चंद्रमा जब निर्बल होकर लग्न में बैठा है और 7, 8 में पाप ग्रह आ गए, तो 7वां भाव क्या होता है, यहाँ पे सीधे दृष्टि पड़ रही है 7वें हाउस पे, पहले हाउस पे 7वीं दृष्टि पड़ रही पाप ग्रह की, और आयु को कम करने के लिए एक पाप ग्रह यहाँ पे है, तो माता और पुत्र दोनों के लिए ये अरिष्ट कारक होता है। ग्रहणकालीन चंद्रमा पाप युक्त होकर लग्न में हो व मंगल अष्टम में रहे तो शस्त्र के द्वारा माता की मृत्यु बालक सहित होती है। तो ये कंडीशन बता रहा है कि ये एक मर्डर है, माता का मर्डर, और बालक मतलब जन्म लेने वाला है, उसके पहले ही माता की मृत्यु कर दी गई है। तो ग्रहणकालीन चंद्रमा, इसमें अमावस की कंडीशन लगेगी और चंद्रमा के साथ केतु है। अमावस पूर्णिमा दोनों ही लग सकती है, ग्रहण दोनों ही कंडीशन में होता है, एक में राहु के कारण, एक में केतु के कारण, एक में ग्रहण चंद्रमा का होता है और एक में सूर्य का होता है। यहाँ पे अमावस लिखा है, इसका मतलब सूर्य का ग्रहण, तो ग्रहण की कंडीशन बन रही है चंद्रमा के साथ केतु। सूर्य ग्रहण इसलिए खतरनाक माना गया है क्योंकि केतु लग गया चंद्रमा के साथ, और केतु जिस ग्रह के साथ लगता है उसका अंत कर देता है। चंद्रमा माता को माना जाता है, तो केतु चंद्रमा को खत्म कर देगा, मतलब माता की मृत्यु है। किसके कारण है? वो है मंगल। और मंगल शस्त्र, क्योंकि ये योद्धा ग्रह है, तो शस्त्र से मृत्यु का कारक होता है या अग्नि से। तो यहाँ पे ये शस्त्र के कारण माता की हानि होगी, जिसके कारण बालक भी खत्म हो जाएगा। और ये एक ग्रहण दोष है, 8वां।
लग्न में क्षीण चंद्रमा 1, 4, 7, 8, 10, कुल मिला के आप केंद्र अष्टम शॉर्ट में बोल दें। लग्न में क्षीण चंद्रमा है, केंद्र व अष्टम में पाप ग्रह है, तो मृत्यु अविलंब होती है। ये ऊपर वाली कंडीशन से, और इसमें कोई खास अंतर नहीं, सिर्फ ग्रहण नहीं, बाकी चंद्रमा लग्न में है, सारे पाप ग्रह हैं, और अष्टम में भी पाप ग्रह। नवी कंडीशन में सप्तम में सूर्य व लग्न में शनि या मंगल हो, तथा लग्न में सूर्य व सप्तम में शनि या मंगल हो, इसका विपरीत, और चंद्रमा मंगल या शनि से युक्त और पाप दृष्ट हो, तो शीघ्र ही मृत्यु कारक होते हैं। तो आप देख सकते हैं शनि सूर्य, ये कंडीशन अगर इन्वर्ट भी कर दे, सूर्य ऊपर चला जाए शनि आ जाए, तो भी रिजल्ट वही रहेगा। कुल मिला के लग्न में पाप ग्रह, लग्न में एक दूसरे क्रूर ग्रह की दृष्टि, मंगल और चंद्र भी केंद्र में है। चंद्र क्या है? पापी है यहाँ पे, क्योंकि वो कमजोर है, कमजोर को ही हम पापी कहते हैं। तो पूरा का पूरा केंद्र, और अष्टम में भी एक पाप ग्रह है, तो केंद्र और अष्टम पाप ग्रह युक्त होकर अरिष्ट कारक होते हैं। 10वां 1, 7, 8 में पाप ग्रह, 12 में क्षीण चंद्रमा, तो ये भी लगभग इसी से मिलती जुलती कंडीशन है, बस इसमें 12 में चंद्रमा आ गया। 11वीं कंडीशन में 1, 12, 9, 8 लग्न व भाग्य, लग्न 1 हो गई, और उसका व्यय कारक कौन होता है? 12 नंबर। तो यहाँ पे मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं? लग्न का व्यय हाउस 12, 9वां आपका भाग्य होता है, भाग्य का व्यय हाउस 8वां, हाउस से जस्ट पीछे वाला हाउस उसका व्यय कारक होता है। तो लग्न या व्यक्तित्व का व्यय कराता है 12वां, इसी तरह से भाग्य का व्यय कराएगा 8वां हाउस, उससे जस्ट 12वां। द्वादश हाउस हमेशा क्या होता है? व्यय। तो लग्न और भाग्य दोनों का व्यय भावों में चंद्र सूर्य शनि व मंगल हों, मतलब इन कंडीशन में पाप ग्रह आ गए हों, तो ये पहले भी कई बार बताया है कि अगर पाप ग्रह 12वें 8वें बैठ गए हों, तो यही कंडीशन बनती है कि पाप ग्रह ने आपके व्यक्तित्व और भाग्य दोनों का व्यय करा दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तो इंसान भी खत्म हो जाता है। तो ये, और कोई भी शुभ दृष्टि ना हो तो बालक का शीघ्र ही वध हो जाता है। वध कारक मंगल होता है, तो मंगल 12वें में होना जरूरी है। लग्न में सूर्य या चंद्र हो, 5, 8, 9 में बलवान पाप ग्रह हो। लग्न में सूर्य या चंद्र 5, 8, 9 ये जन्म स्थान है, 8वां आयु है, 9वां भाग है, में बलवान पाप ग्रह हो और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि या योग ना हो, तो मरण कारक होता है, क्योंकि जन्म के समय मृत्यु का कारक 5वां हाउस हो जाता है। 8वें में आयु डिसाइड होती है और वहां पे पाप ग्रह है, और 9वें में पाप ग्रह है तो भाग्य का भी क्षय हो जाता है, तो ये भी एक अरिष्ट बनता है। 13 शनि रवि व शुक्र यदि साथ हो तो मृत्यु कारक होते हैं। शनि रवि शुक्र, शनि क्रूर ग्रह, शनि पाप ग्रह है, रवि क्रूर ग्रह है, और शुक्र देवताओं के गुरु, यदि साथ हो तो मृत्यु कारक होते हैं। यदि इन पर बृहस्पति की दृष्टि भी हो तो भी 9 वर्ष, क्योंकि बृहस्पति थोड़ा डिले कर देगा, तो 9 वर्ष में मृत्यु कारक होते हैं। किसी भी स्थान में चंद्रमा यदि मंगल सूर्य शनि से दृष्ट हो तो माता की मृत्यु करते हैं। चंद्रमा को माता माना गया 3, कम से कम 3, और ज्यादा होने पे समय और घट जाता है, और अगर इन पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो माता की मृत्यु करते हैं। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अविलंब मृत्यु नहीं देते हैं, कुछ समय के बाद ये कर देते हैं। तो जैसे ये चंद्रमा यहाँ पे है, शनि रवि शुक्र मंगल में है, तो बालक के साथ साथ ये चंद्रमा की भी मृत्यु के कारक अर्थात माता की मृत्यु के कारक भी बनेंगे। तो आज का टॉपिक अभी भी अरिष्टाध्याय आधे से ज्यादा बचा हुआ है, और जी। तो ये आधा हुआ, आधा नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसमें कोई कहीं डाउट? एक डाउट है सर, लेकिन जब तक पूछेंगे टाइम ओवर हो जाएगा, कल पूछ अच्छा, लेते हैं फिर, या कॉल करके पूछ लेंगे। अच्छा, बता दीजिए क्या डाउट है, अब तो शायद हम टाइम ऐसे ही ओवर हो बता दें गया। आपको।